जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज पिछले वीडियो की तरह फिर से मैं एक और वीडियो ला रहा हूं जिसमें क्लास 12 फिजिक्स का लेसन 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो आने वाले 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं समय बर्बाद न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, एक हेनरी बराबर होता है। एक हेनरी बराबर कितना होता है दोस्तों? तो देखिएगा, एक हेनरी बराबर कितना होता है। उससे पहले एक मिली हेनरी बराबर 10 के पावर -3 हेनरी। एक मिली हेनरी बराबर 10 के पावर -3 हेनरी। उसी तरह से एक हेनरी बराबर कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 10 के पावर 3 मिली हेनरी। तो यहाँ पे दोनों को याद रख लीजिएगा, दोनों जरूरत पड़ सकता है। एक मिली हेनरी बराबर 10 के पावर -3 हेनरी और एक हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक हेनरी। एक हेनरी बराबर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 मिली हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इससे पहले एक बात बता दूं कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब देखते हैं तो केवल देखने से ही आप उसको समझकर मत छोड़ दीजिए, आप उसे अपना कॉपी में नोट जरूर कीजिए। बिना नोट किए, बिना अपने हाथ से लिखे हुए कंप्लीट नहीं हो सकता है दोस्तों। और एग्जाम में 30 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 5 से 7 केवल क्या रहेगा? तो 5 से 7 न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों। इसलिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाकर कंप्लीट कीजिए, न कि केवल देखकर और छोड़ दीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखा करें दोस्तों। जितना आप अच्छे से देखिएगा उतना ज़्यादा कंप्लीट होगा, वरना स्किप करके ऐसे ही केवल ऑप्शन देखते चलिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इससे समझिए वो और बेकार है, केवल टाइम पास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक 3 मीटर लंबे चालक को 10 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस प्रकार चलाया जाता है कि वेग की दिशा चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत रहती है। किसके लंबवत रहती है? तो जो वेग की दिशा है दोस्तों, वेग की दिशा वो किसके किसके लंबवत है? तो चालक के लंबाई के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों के लंबवत है। वेग की दिशा चालक की लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के दोनों के लंबवत रहती है। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो एक 3 मीटर लंबे, कितना मीटर लंबा? 3 मीटर लंबा चालक दिया हुआ है। कितना मीटर लंबा है? 3 मीटर लंबा। तो एल बराबर 3 आपको पता है, एल बराबर 3 मीटर। इसके बाद 10 टेस्ला, कितना टेस्ला? 10 टेस्ला। तो बी बराबर 10 पता है दोस्तों, बी बराबर कितना? 10। इसके बाद आप देखिएगा 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। वेग कितना है? 100 मीटर, यानी कि भी का मान दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड, आपको वेग भी दिया हुआ है। चलिए अब हमें क्या निकालना है? तो विभवांतर। क्या चीज निकालना है? विभवांतर। तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है? भी बराबर बी भी एल साइन थीटा, बी भी एल साइन थीटा। अब इस पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। बी का मान कितना है? 10 है। भी का मान कितना है? 100 है। एल लंबाई कितना था? 3 मीटर। साइन थीटा लंबवत है दोस्तों, तो लंबवत में थीटा का मान कितना हो जाता है? कितना डिग्री का कोण बनता है? तो कोण बनता है 90 डिग्री का। चलिए यहाँ पे 10 पर क्या को जीरो हो जाएगा? तो 2 और 1 3 जीरो। 10 पर कितना जीरो? 3 जीरो। इसके बाद ये 3 जो है ये हम शुरुआत में 3 कर सकते हैं। और क्या बच गया? साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1। क्या बन गया दोस्तों? 3 एकम 3, 3 गुणा 10 के पावर 3 क्या चाहिए? वोल्ट। कितना वोल्ट?
3 गुणा 10 के पावर 3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे प्लस में है, ऑप्शन माइनस में है, ऑप्शन को प्लस में रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये क्या निकल गया? तो ये निकल गया हमारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो ये है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में 3 या 5 नंबर का रहता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का ही रहेगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं। एक कुंडली है इस तरह का, तार का कितना फेरा है दोस्तों? 500 फेरा है। फेरा कहें तो कितना? फेरा को n से लिखा जाता है। n बराबर कितना है? 500। और उसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इस कुंडली में स्वप्रेरकत्व यानी कि L का मान होगा। स्वप्रेरकत्व कितना उत्पन्न होगा, L आपको निकालना है। तो उससे पहले जो दिया हुआ है वो चीज हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा। यहाँ पे n का मान, चक्कर कितना चक्कर दिया हुआ है? 500 चक्कर। और क्या दिया हुआ है दोस्त? तो यहाँ पे r का मान दिया हुआ है। r त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो आपको अगर स्वप्रेरकत्व L निकालने के लिए कहा जाए तो L बराबर सूत्र आपको याद रखना होगा, μ0/2 n² पाई r। L बराबर μ0/2 n² पाई r। चलिए μ0 का मान रखते हैं। तो μ0 का मान होता है 4 पाई 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, n का मान कितना है? कितना चक्कर? 500 चक्कर, 500। और उसका क्या है? स्क्वायर। इसके बाद क्या है सूत्र में? तो पाई का मान कितना होता है? 3.14। r का मान कितना हो गया? 5 गुणा 10 के पावर -2। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। और बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 लिख देते हैं। ये 2 से 2 कट गया तो 2 बच गया। पाई का मान 3.14, 10 टू द पावर -7। 5 का स्क्वायर 25, और 2 गो जीरो का स्क्वायर 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो के बदले हम 10 के पावर 4 लिख दे रहे हैं। इसके बाद 3.14 और 5 का 5 और 10 के पावर -2। अब देखिएगा यहाँ पे ये कितना हम लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, ये 3.14 और 3.14, 3 तिहाई 9 और 14 14। मान लीजिए कि ये 3 तिहाई 9 यानी कि 10 के करीब हो गया। अब ये 2 और ये 5, तो ये भी 2 पच्चे 10 हो गया। तो 10 गुणा ये और ये वाला 1 10 हो गया। और यहाँ पे 10 के पावर -2 गो, 10 के पावर -7 गो, तो 10 के पावर -9 गो हो गया। अब इसके बाद गुणा में 25 है, 10 के पावर 4, बस इतना ही तो है। अब देखिएगा 10 के पावर 4 है, यहाँ पे 10 के पावर 1 और 1 यानी कि 10 के पावर ये भी 2 बन जाएगा। तो 10 के पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे 25 को हम शुरू में लिख दे रहे हैं। 10 के पावर -9 गो और 10 के पावर 4, 1 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्त 10 के पावर -9 गुणा में पावर जुड़ता है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, माइनस वाला बड़ा है तो ये बचेगा। कितना बच जाएगा? 10 के पावर -3 बच जाएगा, 10 के पावर -3। अब पिछले क्वेश्चन में तुरंत अभी बताए थे, चूंकि 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 बराबर क्या होता है दोस्त? तो 10 के पावर -3 10 के पावर 3 क्या चीज? हेनरी बराबर 10 के पावर 3 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी। 10 के पावर 3 हेनरी बराबर 1 मिली हेनरी। 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 हेनरी बराबर 1 मिली हेनरी। तो इसके जगह पर क्या हो गया? 1 मिली हेनरी। और ये है 25, तो 25 और इसके जगह पर क्या हो गया? 1 मिली हेनरी। तो कितना हो जाएगा?
इसके बदले हम लिख देंगे 25 एकम 25 मिली हेनरी। 25 मिली हेनरी क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व का मान। ये हो गया करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। कोई एक परिनालिका है, कोई एक परिनालिका है जिसका लंबाई क्या है, L है, लंबाई क्या है, L है, और उसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई L और क्षेत्रफल बराबर A है। ये दोनों चीज दिया हुआ है। N फेरों की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। मान लीजिए फेरों की संख्या क्या है, फेरों की संख्या N है, तो प्रेरकत्व यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी तो तुरंत पीछे सूत्र किए हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट N स्क्वायर A बट्टा L हो जाएगा। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो A लिख देंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा, लंबाई। ये हमारा हो जाएगा स्वप्रेरकत्व का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कुंडली तथा कोई क्या है, एक कुंडली है तथा बल 12 वोल्ट के डीसी धारा से स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक ठो कुंडली है और एक बल्ब है जिसको 12 वोल्ट के डीसी धारा के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। जब एक नर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। देखिएगा, सबसे पहले ये एक कुंडली है, क्या है, एक कुंडली है। उस कुंडली को बल्ब इसमें एक बल्ब लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया गया, इसमें एक बल्ब लगा दिया गया यहाँ पे। अच्छा, और एक सिरे को उसको क्या कर दिया गया, बैटरी से 12 वोल्ट के बैटरी से इधर जोड़ दिया गया है। उसमें धारा प्रवाह करने पर यह बल्ब जलता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है कि इस कुंडली में नर्म लोहे की छड़ को प्रवेशित कराया जाता है। नर्म लोहे की छड़ को इसमें डाला जाता है, तो डालने पर बल्ब क्या होगा, बल्ब का प्रकाश जो है कम जलेगा, अधिक जलेगा, या वही रहेगा, या बल्ब बुझ जाता है। तो देखिए दोस्तों, नर्म लोहे के क्रोड को डालने से कुंडली में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए बल्ब जो जल रहा है वही जलेगा, यानी कि जो जल रहा था वही जलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो देखिएगा, प्रेरण कुंडली से निम्न धारा पर भी प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। निम्न धारा भी रहेगा, फिर भी प्रबल यानी कि ज्यादा विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है। प्रेरण कुंडली एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या चीज उत्पन्न किया जाता है, देखिएगा, उच्च धारा, अल्प धारा, या उच्च वोल्टता या अल्प वोल्टता। तो इससे उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, उच्च वोल्टता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, किस तरह का व्यवहार करता है प्रेरण कुंडली, तो देखिएगा, प्रतिरोध मापने के लिए, यानी कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार क्या चीज में किया जाता है, व्यवहार माने प्रयोग। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रतिरोध मापने के लिए नहीं, विभवांतर मापने के लिए नहीं, धारा मापने के लिए नहीं, ये सब तो अलग अलग है। धारा मापने के लिए तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विसर्जन नलियों को चलाने के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किसके लिए किया जाता है, तो विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कुंडली है, कोई एक क्या है, कुंडली। अब उस कुंडली में संधारित्र का प्रयोग कर दिया जा रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, तो कैपेसिटर भी लगा दिया जा रहा है। तो उसको लगा देने से द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होता है,
आपका क्वेश्चन है। द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है। दूसर का जो कुंडली रहेगा बगल में, ये है प्रथम कुंडली। और एक किसका प्रयोग किया जा रहा है, संधारित्र का भी, एक संधारित्र का प्रयोग किया जा रहा है। और बगल में जो दूसरा कुंडली रहेगा, वो दूसरा कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पे विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है, तो समझिएगा, बायो-सवार्ट का सिद्धांत, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर लेंज का नियम जो है, सुनिएगा इसके बात को, ये मान लीजिए कुंडली है, ये क्या है, कुंडली, कुंडली है। अच्छा, इसके बगल में एक कोई चुंबक है, क्या है, चुंबक, जिसका N और S पोल है। जब इसको हम कभी नज़दीक लाते हैं, फिर खींच लेते हैं, फिर नज़दीक लाते हैं, फिर खींच लेते हैं, यानी कि बार बार ये क्रिया, यानी कि खींचने और धकेलने के करने से हम क्या लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं। और उसी के कारण यहाँ पे क्या होने लगता है, कुंडली में धारा प्रेरित होने लगता है। क्या होने लगता है, धारा प्रेरित होने लगता है, यानी कि धारा उत्पन्न हो जाता है। तो वो उत्पन्न किसके कारण हुआ दोस्तों, तो हम इस कुंडली को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर की इसके लिए हुआ, उसमें क्या लगा, ऊर्जा लगा। और ऊर्जा लगने के बदले हमको क्या दे दिया, तो धारा यानी कि बिजली दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर ऊर्जा पहले दिए, फिर से तो हमको ऊर्जा मिल ही गया। कौन सा ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे क्या चीज संरक्षण हुआ, तो ऊर्जा का संरक्षण हुआ। इसलिए ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेंज का नियम किसका पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरकत्व में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा होती है। प्रेरकत्व में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा U बराबर हाफ L/I² होता है। U गतिज ऊर्जा U बराबर हाफ L/I², यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाफ L/I²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यदि DA क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो, तब DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे हमसे फाई पूछा जा रहा है। मान लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, यदि DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स, DA क्षेत्र पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स लंबवत है। लंबवत है यानी किस तरह से, ये क्या हो गया, DA क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, DA क्षेत्र, और ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत है तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर पूछा जा रहा है। तो देखिएगा फाई का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, BDA cos थीटा होता है, BDA cos थीटा। अच्छा, अब लंबवत है तो लंबवत में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो BDA cos 90 डिग्री, BDA cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान आप बताइए दोस्तों, cos 90 का मान जल्दी से बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। cos 90, यहाँ पे cos 90 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 आप जानते होंगे, साइन और कोस, साइन 0 का 0 तो साइन 90 का 1, इसी का उल्टा यहाँ पे होता है, साइन 0 का 0 और 90 का 1, उसका सेम उल्टा कोस 0 का 1 और कोस 90 का 0, तो 0 हो गया। और ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद कुल मिलाकर टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा हमको, D 0, क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है,
वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जब किसी कुंडली के निकट से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा पूछा जा रहा है कब? जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक को दक्षिणी ध्रुव से समझिएगा। सबसे पहले ये कोई कुंडली हो गया। अब इस कुंडली के समीप कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव को, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव को क्या कर दिया जाता है? दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाता है, तो ये दोनों का दूरी बढ़ा दिया जाता है। तो जब ये एस पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है तो ये दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा ध्रुव बन जाएगा? यहाँ पे नॉर्थ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। और उत्तरी ध्रुव बनेगा तो यहाँ पे धारा की दिशा जो होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से इसमें धारा प्रेरित होने लगेगी। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले ये देखिएगा इस तरह से ऐसे और ऐसे इस तरह के धारा प्रेरित होने लगेगी, यानी कि 21 दिशा में हो गया तो वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, उल्टा दिशा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन 15 क्या है? 600 फेरों वाली एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 108 मिली हेनरी है। कितना है? 108 मिली हेनरी है। इसी प्रकार की एक दूसरी कुंडली 500 फेरों वाली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? समझिएगा इसको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्वप्रेरकत्व L, क्या L और फेरों की संख्या N, ये क्या होता है? सीधा संबंध होता है। फिर तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे स्वप्रेरकत्व और कुंडली में फेरों की संख्या दोनों सीधा संबंध होता है, यानी कि अगर फेरों की संख्या बढ़ेगा तो स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा और फेरों की संख्या घटेगा तो स्वप्रेरकत्व भी घटेगा। एक चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? N स्क्वायर होता है, N स्क्वायर संबंधित होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 ठो कुंडली है तो इस चीज को नोट कर लीजिए। 2 ठो कुंडली है, एक हो गया L1 और एक हो गया L2। ठीक, चलिए L1 यहाँ पे मान लीजिए अगर बराबर का चिन्ह लग गया तो समानुपाती हटेगा, बराबर आ जाएगा और साथ साथ K एक नियतांक आ जाएगा। चलिए यहाँ पे N1 हो जाएगा और यहाँ पे N2 हो जाएगा, क्योंकि चक्कर अलग अलग है, K से K कट जाएगा। अब L1 यानी कि पहले वाले का प्रेरक तो कितना दिया हुआ है? 108 दिया हुआ है। कितना है? 108 बटा L2 नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 यानी कि पहले फेरों की संख्या कितना? पहला कुंडली में 600 है तो 600 का स्क्वायर बटा N2 में कितना है? 500, तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे देखिए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 108 बटा L2 और 6 का 36 और कई ठो जीरो है? 2 जीरो, तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो बटा 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा और 36 से कम 36 और 36 तिया 108 हो जाएगा। अब यहाँ L2 से 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 हो जाएगा और 25 से 3 को करेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। 25 तिया 75 मिली हेनरी। तो दूसरा का प्रेरक तो कितना हो जाएगा? 25 मिली हेनरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यदि L तथा यदि L तथा ये L नहीं है, ये R होगा, क्योंकि पहला L है प्रेरकत्व और इसके बाद प्रतिरोध। L और R प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। ठीक, तो L
बटा आर की विमा होगी। अब दोनों को यहाँ पे विमा बताना होगी, बटा में रहेगा एल बटा आर का विमा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम एल जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2U बटा में आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमा देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2U का, तो 2 तो नंबर है, तो चलिए U का बीमा लिख लेते हैं। U का बीमा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिएगा M L 2 T इनवर्स 2 और I का बीमा देख लेंगे। I का बीमा क्या हो जाएगा A स्क्वायर। अब यहाँ पे कुल मिलाकर दोनों को कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे पावर 2 है वो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, यानी कि M L 2 T इनवर्स 2 और A इनवर्स 2। ये किसका बीमा हो जाएगा, तो ये दोनों जब एक साथ में कर दिए तो ये बीमा हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर का। किसका हो जाएगा, सॉरी R स्क्वायर नहीं, R की बीमा। किसका बीमा हो गया, R का बीमा। और हमसे पूछ जा रहा था, देखिए अब ये R का बीमा हो गया, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लिख दिए। इसको हम क्या कर लेंगे, L का बीमा क्या हो गया, तो M L 2 T इनवर्स 2 और A इनवर्स 2, ये L का हो गया। अब R का देख लेंगे तो R का बीमा होता है M L 2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2। अब इसका रेशियो कहा जा रहा है, तो रेशियो यानी कि कौन सा रेशियो है, L रेशियो R, यानी कि L ऊपर रहेगा R नीचे। तो L वाला बीमा ये ऊपर रहेगा M L 2 T इनवर्स 2 और A इनवर्स 2, ये ऊपर लिख लिए, बट्टा में R का बीमा, क्योंकि L बट्टा R पूछा जा रहा है, L बट्टा R का बीमा। तो R का क्या है, M L 2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में होगा तो माइनस वाला एक बच जाएगा, सॉरी T इनवर्स 2 और T इनवर्स से ऊपर जाएगा तो बिना इन्वर्स का यानी कि प्लस का हो जाएगा 3। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा केवल एक ठो T, यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, केवल T, या इसको और लिखा क्या जा सकता है, M0 L0 T केवल। ये हो गया बीमा L बाई R का। अब जहाँ पे है M0 L0 T वही हो जाएगा आंसर, M0 L0 T, ये क्या हो गया, बीमा हो गया L बाई R का, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो स्वप्रेरण रहे या अन्योन्य प्रेरण रहे, दोनों का क्या होता है, दोनों का हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व माप होती है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व माप होती है, यानी किस चीज का, तो याद रखिएगा विद्युतीय जड़त्व का माप होता है। क्या होता है, विद्युतीय जड़त्व का माप होता है स्वप्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि किसी कुंडली की लंबाई को न बदलते हुए, यानी कि कोई कुंडली है, ये कुंडली का लंबाई नहीं बदलना है, जो है बस वही है, लंबाई सेम है, न बदलते हुए केवल फेरों की संख्या को दुगनी कर दी जा रही है। यहाँ पे फेरों की संख्या n क्या है, जो भी है। अब कहा जा रहा है कि कोई दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या को दुगनी कर दिया जा रहा है और लंबाई वही है, यानी कि वो नजदीक नजदीक टर्न हो जाएगा और लंबाई क्या रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी कि L ही रहेगा, लेकिन n के जगह पे क्या बोल दिया जा रहा है, 2 गुनी कर देना है। क्या चीज दुगना कर दिया जा रहा है, संख्या। कौन सा संख्या, फेरों की संख्या, यानी कि n के जगह पे क्या हो जाएगा, 2n। तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, यानी कि L पूछ रहा आपसे, L क्या हो जाएगा, तो L जो है वो L बराबर वाट, L पूछा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, L और n, यानी कि स्वप्रेरकत्व और फेरों की संख्या में संबंध क्या है, सीधा संबंध होता है, यानी कि L अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर। n क्या है, फेरों की संख्या, L क्या प्रेरकत्व,
अब n के जगह पे क्या कहा जा रहा है, n जो है वो 2n हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 2n। तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा। तो l समानुपाती 2 होने की 4n, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, n का स्क्वायर n स्क्वायर। यानी कि पहले था l समानुपाती n स्क्वायर, अब हो गया l समानुपाती 4n स्क्वायर। यानी कितना गुना बढ़ गया, ये जो स्वप्रेरकत्व है कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया। यानी कि 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, जो कि क्लास में आप लोग को पढ़ाया भी गया है। तो दोस्तों लेसन 6 से मोस्ट VVI 20 क्वेश्चन और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए, जिसमें आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए भी है, उसको कमेंट भी करें। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग में से कोई नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं जाता है। लेकिन आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें कुछ बनेगा, यानी कि हमको मन भी बनेगा कि हाँ वीडियो और अच्छा से अच्छा किया जाए। इसलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।